अब देखें इलॉन्गेशन। हमने एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड देख ली थी, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए देख लिया था और देख लिए थे चेन इनिशिएशन। अब हमें 2 और स्टेप देखने हैं जिससे आपको ट्रांसलेशन में क्वेश्चन आते हैं, एक चेन इलॉन्गेशन और लास्ट में देखना है चेन की टर्मिनेशन। चेन इलॉन्गेशन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन इस स्टेप से अधिक क्वेश्चन आते हैं। तो इनिशिएशन हम लोग पिछली क्लास में देख लिए थे, अब देखना है इलॉन्गेशन। समझिए, अब आपने देखा था एमआरएनए एज अ टेम्पलेट यूज करते हैं कब, जब प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है तो, और ने बनाई थी राइबोसोम को एसोसिएट कर लिया था, एक स्मॉलर सब यूनिट बनाई थी बच्चे और एक बनाया था लार्जर। फिर हम लोग पिछली क्लास में देखा था इस लार्जर सब यूनिट में क्या होता है, इसके पास होते हैं 3 साइट। रिकॉल करें, हमने देखा था इसे कहते हैं पी और इस साइट को कहते थे बच्चे ए और ये साइट कहलाता था ई। हमने देखा था इनिशिएशन के लिए टीआरएनए कहां आता है बच्चे, पी साइट। तो एग्जाम में आता है फॉर इनिशिएशन टीआरएनए फर्स्ट एक्वायर विच साइट, तो ऑप्शन में टिक करेंगे जैसा पिछली क्लास में आपने देखा था पी साइट। तो अब हमारे पास यहां पर क्या था, टीआरएनए, और टीआरएनए जो है काउंट कर रहा था, तो यहां पे आपने एमआरएनए में देखा था कोडॉन थे क्या, एयूजी। तो टीआरएनए पर क्या था, एंटी कोडॉन यूएसी, और यूएसी किसके लिए स्पेसिफाई था बच्चे, आपने पिछली क्लास में देखा था मिथ्योनिन यूकैरियोट और मिथ्योनिन प्रोकैरियोट। मतलब इनिशिएशन के लिए क्या स्टार्ट कोडॉन कौन था, मिथ्योनिन, और मिथ्योनिन के अलावा आपने देखा था फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन। मिथ्योनिन किसके लिए, फॉर यूकैरियोट्स, एंड फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन आपको प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट किस में करता है, प्रोकैरियोट्स में। एफ मिथ्योनिन होने से स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज। अब एग्जाम में आएगा, अब हमारे पास नेक्स्ट इनकमिंग टीआरएनए कहां आएगा, तो आपका आंसर होगा साइट। अब हमारे पास इलॉन्गेशन के लिए कहां आएगा, तो इलॉन्गेशन के लिए आएगा ए साइट पे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जब 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स या 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गए थे तो टीआरएनए की पी साइट पे आने के बाद हमारे पास क्या होता था, इनिशिएशन कंप्लीट। अब हमारे पास क्या है, इलॉन्गेशन। तो इलॉन्गेशन में पहला आपको जो है एमिनो एसिड कंटेनिंग टीआरएनए कहां आएगा, तो यहाँ आएगा ए साइट पे। अब ए साइट पे जैसे होगी उसके अकॉर्डिंग एंटी कोडॉन आएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ है CCC, मान लीजिए यहाँ बच्चे क्या है CCC, एमआरएनए कौन सी कोडॉन है, CCC। तो जब टीआरएनए आएगा ए साइट पे तो ये टीआरएनए के पास एंटी कोडॉन क्या होंगे, सी की कॉम्बिनेशन जी, सी की कॉम्बिनेशन जी, सी की कॉम्बिनेशन जी। और ये CCC किसको कोड करता है बच्चे, प्रोलीन। तो आपसे जाएगा क्या, हमारे पास है इलोंगेशन के लिए सबसे पहले टीआरएनए अब कहां आएगा, ए साइट पे। अब ए साइट और पी साइट दोनों पे आ गए टीआरएनए। अब एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिएगा, अब क्या करेगा, यहां आया मिथ्योनिन, यहां आया प्रोलीन, जैसे कोडॉन उसके अकॉर्डिंग टीआरएनए आएगा। अब पूछेगा हमारे पास इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, इलोंगेशन के लिए पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपको कैसे बनाना है पेप्टाइड बॉन्ड, ध्यान से समझिएगा। एक मान लीजिए पी साइट पे अमीनो एसिड है और एक है बच्चे ए साइट पर, ध्यान से समझिए। अमीनो एसिड जनरल फार्मूला क्या देखते हैं बच्चे, CH, यहां लिखते हैं R, फिर होता है क्या आपको NH2 और एक होते हैं बच्चे COOH, ये अमीनो एसिड है। दूसरी अमीनो एसिड यहां लिखना है जनरल फार्मूला में, जो ए साइड पे है ये पी पे है, ये ए पे आया। अब इनकमिंग का जनरल फार्मूला H, यहां पे आपको आया COOH,
यहां पे आए R वेरिएबल ग्रुप और फिर आया NH2। तो क्या होगा बच्चे, एक एमिनो एसिड कंटेनिंग टीआरएनए पी साइड पे थे इनिशिएशन के समय, अब इलॉन्गेशन के लिए आया ए साइड पे। दोनों के बीच में कौन सी बॉन्ड बनेगी, पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए वन वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, रिमूव। ध्यान से समझिए, यहाँ पे OH और H ये दोनों मिलेगा तो वन वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, रिमूव। और इस वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव से हमारे पास क्या बनेगा बच्चे, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे तो ऐसे बनेगा, ये हमारे पास H था बच्चे, ये थे NH2 और ये था R। अब यहाँ हो गया CO और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल हट गए, कौन सी बॉन्ड बन गई, पेप्टाइड बॉन्ड। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि जब पेप्टाइड बॉन्ड बनाते बच्चे तो एसिड किस फॉर्म में होते हैं, एन टर्मिनल। एन टर्मिनल कहने का मतलब जिसकी एमिनो ग्रुप फ्री हो बच्चे वो कहलाता है एन टर्मिनल, और जिसकी कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री हो उसे क्या कहते हैं, डी टर्मिनल। तो वन एमिनो एसिड होता है एन टर्मिनल के फॉर्म में और दूसरे एमिनो एसिड कैसे होते हैं, सी टर्मिनल। ऐसा रखने से कि हम एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पर कौन सी बॉन्ड बनेगी, पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन जब होंगे तो आप याद रखिएगा सिंगल वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव। पूछा जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करने में कौन सा एंजाइम यूज होगा, तो उस एंजाइम का नाम याद रखिएगा, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। कौन सा एंजाइम आपको जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, तो उस एंजाइम का नाम याद रखिएगा, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। सारे से क्वेश्चन आता है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। और ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज बच्चे क्या करेगा, ये राइबोजाइम है। हमने पीछे जब आरएनए की टाइप पढ़ी थी तो वहां देखा था आरएनए एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, उसे क्या कहा था, राइबोजाइम। तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज क्या है, राइबोजाइम, मतलब वैसी आरएनए जो कैटलिटिक एक्टिविटी का हो। तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है मेडिकल एग्जाम में, 2016 में ही पूछा था कि कौन सी एंजाइम स्ट्रक्चरल के साथ क्या है, कैटलिटिक। तो यहाँ पर ये ऑप्शन याद रखिएगा बच्चे, एक होंगे कौन सा, आपने देखा था राइबोसोम में थे 23, तो 70S का 23S rRNA, 23S rRNA कौन से राइबोसोम का, 70S का। और 80S में 28S, ये किसके रूप में एक्ट करेगा, ये दोनों एक्ट करेंगे। एक है आपको 70S का और एक है किसका, 80S का। इन दोनों का काम क्या होगा, ये दोनों कौन सी एक्टिविटी के होंगे, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। तो एग्जाम में पूछा जाएगा। अच्छा, तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी में कौन आएगा, तो आपको जो है 23S rRNA और आपको पूछा जाएगा क्या, 28S। 23S rRNA किसके लिए, प्रोकैरियोट्स में 70S के लिए, और 80S के लिए कौन सा, 28S। इसकी कौन सी एक्टिविटी होती है, कैटलिटिक एक्टिविटी। तो हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि ट्रांसलेशन की इलॉन्गेशन के लिए इनकमिंग टीआरएनए कहाँ आएगा, ए साइट पे। और इस ए साइट और पी साइट वाले टीआरएनए के साथ क्या होंगे, आपको जो है पेप्टाइड बॉन्ड बनेगी। पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन के समय एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव। जब दो एमिनो एसिड कंबाइन होते हैं तो वन एमिनो एसिड कैसे होते हैं बच्चे, एन टर्मिनल की फॉर्म में। एन टर्मिनल कहने का मतलब इसकी एमिनो ग्रुप फ्री है। वन एमिनो एसिड होगी सी टर्मिनल के फॉर्म में। सी टर्मिनल कहने का मतलब इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है। और जब पेप्टाइड बॉन्ड बनेगी तो पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाएगा, तो उस एंजाइम का नाम याद रखिएगा, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। और पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज को आपको कौन क्या है, राइबोजाइम। राइबोजाइम मतलब आरएनए एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट या एंजाइम। पूछा जाएगा कौन से आरआरएनए इस तरह के वर्क के लिए स्पेसिफाई होते हैं, तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा 23S आरआरएनए और एक 28S आरआरएनए। 28S आरआरएनए 80S कंपोनेंट्स था और 23S आरआरएनए बस सिंपल याद रखने हैं, जो आरआरएनए लार्जर हो। तो आपने देखा था 70S में क्या था, एक था 30S, उसमें आरआरएनए कौन थे, 16S। आपने देखा था जो लार्जर थे 50S, उसमें था 5 और 23।
फिर आपने जब देखा था 80s तो उसमें देखा था 40s थे में क्या थे 18s, और जो 60s था उसमें था 5s 5.8 और 28। मतलब एग्जाम के लिए सिंपल याद रखना है लार्जर सब यूनिट। तो लार्जर आरआरएनए जो है वो कौन है 23s, यहाँ लार्जर कौन है 28। और ये कौन सी एक्टिविटी का होता है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। और पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज क्या है अ टाइप ऑफ राइबोजाइम। राइबोजाइम कहने का मतलब आरएनए जो कैटलिस्ट के रूप में काम करे। ऐसा हमने पीछे आरएनए की टाइप में देखा था कैटलिटिक आरएनए, जिसे किसने खोजा था केचेटल ने। किस ऑर्गेनिज्म में टेट्राहाइनीमा में, जो सीलिएट प्रोटोजोन्स थे। तो हमें क्या याद रखना है इलॉन्गेशन के लिए इनकमिंग टीआरएनए कहाँ आएगा ए साइट पे। दोनों के बीच में क्या बन जाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में क्या रिमूव होगी, हर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में वन वाटर मॉलिक्यूल, और इसे कौन कैटेलाइज करेगा पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। और पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज के एग्जांपल कौन है तो 23s आरआरएनए और 28s। अब जैसे हमने देखा था इनिशिएशन फैक्टर कितने थे प्रोकैरियोट्स में 3 और यूकैरियोट्स में 9, बट इलॉन्गेशन फैक्टर दोनों में सेम है, प्रोकैरियोट्स में भी 3 और यूकैरियोट्स में भी 3। तो एग्जाम में इनिशिएशन फैक्टर के फंक्शन नहीं पूछे जाते, लेकिन कितनी बार मेडिकल एग्जाम में आपको इलॉन्गेशन फैक्टर के नाम या उसके फंक्शन पूछे जाते हैं। तो हम इलॉन्गेशन फैक्टर के 3 और 3 जो फॉर्म है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में वो डिटेल में देखेंगे, क्योंकि उसके नाम भी आते हैं उसके नंबर भी आते हैं। लेकिन इनिशिएशन फैक्टर का केवल नंबर आता है, अभी तक एग्जाम में केवल नंबर पूछा गया, लेकिन इलॉन्गेशन फैक्टर 3 और 3 है दोनों में, इसलिए उसके फंक्शन भी आते हैं और आपको उसके नेम भी ऑप्शन में आते हैं। तो हमें क्या याद रखना है कि हमारे पास इलॉन्गेशन के लिए क्या होगा, तो सबसे पहले टीआरएनए कहाँ आएगा ए साइट पे। तो हम फर्स्ट लिख सकते हैं फॉर इलॉन्गेशन, सारे एक्टिविटी को अब लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दे। फॉर इलॉन्गेशन टीआरएनए एक्वायर कहां पे आएगा एट ए साइट। कौन से साइट पे आएगा ए साइट। फिर क्या होगी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन रिजल्ट्स बाय रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। फिर पूछा जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कौन करता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन रिजल्ट्स बाय एंजाइम। कौन सी एंजाइम होगी पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। और ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज यहां पर दिया हुआ है। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा, एक होंगे एन टर्मिनल की फॉर्म में, मतलब उसके एमिनो ग्रुप फ्री होते हैं। एक होता है सी टर्मिनल की फॉर्म में, मतलब उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होंगे। और जब पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा तो कौन से एंजाइम मेडिएट होंगे पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज बच्चे क्या है राइबोजाइम, और राइबोजाइम मतलब आरएनए एक्ट एज ए कैटलिस्ट। यहाँ पे पूछा जाएगा कौन से पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी के होंगे, तो 23s आरआरएनए या 28s। एग्जाम के लिए याद रखना है लार्जर कंपोनेंट्स। तो लार्जर आरआरएनए कौन था आपको 70s का लार्जेस्ट कौन है, लार्जेस्ट है 23, और 80s का लार्जेस्ट कौन है 28। वही कैटलिटिक एक्टिविटी का होता है। तो 2016 के नीट में पूछा गया था कि विच आरआरएनए एक्ट्स एज स्ट्रक्चरल एज वेल एज कैटलिटिक, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन था 23s। अगर आपको 23s ना मिले तो आपको 80s के लिए कौन मिलेगा 28s। अब हम यहाँ के स्क्रीनशॉट लें, फिर हम देखें इलॉन्गेशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर के नंबर ही याद रखते हैं, उसमें आपको ये नहीं पूछा जाता कि इसकी फंक्शन क्या है, बट इलॉन्गेशन फैक्टर से क्वेश्चन आते हैं, उसके नेम भी आते हैं और उसकी फंक्शन भी। तो हम इलॉन्गेशन फैक्टर प्रोकैरियोट्स में देखना है 3
और यूकैरियोट्स में भी 3। तो से बच्चे समझ में आ गया। अब इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम इलॉन्गेशन फैक्टर को डिटेल में डिस्क्राइब करें और इस पे 1-2 क्वेश्चन दे जो मेडिकल एग्जाम में फ्रीक्वेंटली जाता है। तो पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम इलॉन्गेशन फैक्टर को आपको जो टेबल बना के आपको जो डिस्क्राइब करें, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है। हो गए? चलिए अब नेक्स्ट देखें। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट समझिएगा बच्चे, जैसे ही ये टीआरएनए पेप्टाइड बॉन्ड से कंजुगेट हो गया तो एक नई डायग्राम देखिएगा, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, समझेंगे। अभी हमने कहाँ लाया इलॉन्गेशन के लिए टीआरएनए, कहाँ लाया ए साइड पे, और ए और पी के बीच में क्या बना लिया बच्चे, पेप्टाइड बॉन्ड। वन फेनोमेनन और आपसे अभी पूछा जाता है, उसका नाम होता है आपको ट्रांसलोकेशन। समझिएगा ये क्या होता है और इसके क्या रोल आपसे पूछे जाते हैं, ट्रांसलोकेशन। फिर हम लोग इलॉन्गेशन फैक्टर के सारे डिस्क्रिप्शन पे आएंगे। देखिए एक वर्ड आपसे पूछा जाएगा ट्रांसलोकेशन, ध्यान से समझिएगा ये ट्रांसलोकेशन क्या है। ट्रांसलोकेशन को बच्चे सिंपली कहते हैं मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन एमआरएनए। एमआरएनए पे जब राइबोसोम मूव करता है, फेनोमेनन क्या होती है, ट्रांसलोकेशन। अब ध्यान से समझिएगा ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसलोकेशन का मतलब है इस राइबोसोम को हम एमआरएनए पर मूव कराते हैं। तो बच्चे जो डायग्राम हम बनाएंगे उसको ध्यान से समझिएगा, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ऐसे। देखिए ऐसा होगा, समझिए। ये मान लीजिए आपके पास था क्या, मान लीजिए था ए, ये था पी और ये था ई। अब ध्यान से इस डायग्राम को समझिएगा, ऐसा हो जाएगा बच्चे, ध्यान से देखिए ऐसा। जब ये एमआरएनए की सरफेस पे राइबोसोम मूव किया, इसको ध्यान से समझिएगा, तो कितना मूव करता है, 1 जेनेटिक कोड आपको जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। तो मान लीजिए एक 1 जेनेटिक कोड फॉरवर्ड किया तो इससे क्या चेंज आएगी समझिएगा। मतलब 1 स्टेप अगर आगे बढ़ा राइबोसोम तो क्या होगा, एक जेनेटिक कोड को छोड़ के दूसरे की जगह पहुंच जाएगा। तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। आपके पास क्या थे बच्चे, एक थे पी, एक साइड क्या था बच्चा ए, और एक साइड क्या थे ई। अब इसी डायग्राम को कंपेयर करें बच्चे, ध्यान से समझिए। अभी जो आपके पास पहली टीआरएनए थी वो एयूजी के पास थे, उसके पास क्या था, मिथ्योनिन या फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन। दूसरे टीआरएनए जो बच्चे है वो ए साइड पे, उसके पास क्या है, प्रोलीन। अब आपने ध्यान से समझेंगे, मिथ्योनिन और प्रोलीन के बीच में आपने क्या बना ली बच्चे, पेप्टाइड बॉन्ड। इसका मतलब ये टीआरएनए जो मिथ्योनिन को लेके आया था वो फ्री हो गया। अब एक एमिनो एसिड बढ़ने से, मतलब राइबोसोम की मूवमेंट एमआरएनए पर होने से अब नया जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज आएगा वो क्या आएगा समझिएगा, ऐसा आएगा, ध्यान से समझेंगे। अभी हमारे पास जो ये टीआरएनए है जिसके पास प्रोलीन और मिथ्योनिन है, वो अब कहाँ आ जाएगा, पी की पोजीशन पे, क्योंकि ट्रांसलोकेशन हुई और राइबोसोम किसके सरफेस में मूव किया, एमआरएनए। और कितना मूव करता है, काफी दूर नहीं जाता, बस 1 स्टेप मूवमेंट होती है, मतलब 1 जेनेटिक कोड आपको आगे बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, ऐसा होगा, समझिए। अभी जो टीआरएनए आपको कहाँ पे है बच्चे, टीआरएनए जो आपके पास है वो कहाँ है, वो है
ए पे और पी पे। अब जो ए वाला है उसके पास मिथ्योनिन और कौन जुड़ जाएगा, प्रोलीन, पेप्टाइड बॉन्ड से, और ये टीआरएनए क्या हो जाएंगे, फ्री। तो ऐसा आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। इसके पास क्या था, प्रोलीन, और फिर इसके पास क्या था, मिथ्योनिन। अब इन दोनों के बीच में कौन सी बॉन्ड बन गई बच्चे, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये टीआरएनए वन स्टेप आपको जो है बढ़ने से राइबोसोम के क्या हो जाएगा, ये टीआरएनए कौन से साइड पे आ जाएगा बच्चे, पी। जो फ्री वाला टीआरएनए था जो पी पे, इसको वन स्टेप आपको जो है फॉरवर्ड मूव करा के सोचिए, तो ये ऐसा हो जाएगा बच्चे। ये ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये आपके पास आ जाएगा ई पे। ई पे कौन आ गया, जिस टीआरएनए के पास अब आपको एमिनो एसिड नहीं है, क्योंकि ये जो एमिनो एसिड लेके आया था पहले वाला वो मिथ्योनिन थे, और वो किसके साथ जुड़ गया, प्रोलीन के साथ, पेप्टाइड बॉन्ड से। तो ये कहाँ आ गया, ई पे। अब फिर से हमारे पास क्या खाली हो गया बच्चे, ए साइड। तो ए साइड क्यों खाली हो गया, क्योंकि ये फिर अगली एमिनो एसिड कंटेनिंग टीआरएनए को लाएगा, और ये प्रोसेस तब तक चलते रहेंगे जब तक टर्मिनेशन ना हो, मतलब वहां पर क्या ना आ जाए, स्टॉप कोडॉन। तो हमें एक वर्ड और पूछा जाता है एग्जाम में कि जब पेप्टाइड बॉन्ड बन जाते हैं पहले और दूसरे अमीनो एसिड के बीच, तो एक टीआरएनए क्या हो जाता है, फ्री, और उसके बाद हमारे पास अमीनो एसिड किससे कंजुगेट हो जाएगी, आपको पेप्टाइड बॉन्ड से। फिर ट्रांसलोकेशन होता है। ट्रांसलोकेशन कहने का मतलब मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन एमआरएनए, और इस ट्रांसलोकेशन में कितनी मूवमेंट होती है, वन कोडॉन की, मतलब वन स्टेप मूवमेंट। वन स्टेप मूवमेंट से जो टीआरएनए हमारे पास अभी ए पर था वो आ जाएगा पी की जगह, और जो पी की जगह पर फ्री वाला है वो चला जाएगा ई की जगह, और फिर इनकमिंग टीआरएनए के लिए आपको ए साइड क्या हो जाएगा, खाली। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। अब क्या होता है, अब ए से ये टीआरएनए बाहर आते हैं, और नई टीआरएनए जिसके पास आपको क्या हो, स्पेसिफिक एमिनो एसिड हो, वो फिर कहाँ आएगा, वो आएगा आपको फिर से ए साइड पे, और किसको कंटिन्यू रखेगा बच्चे, इलॉन्गेशन को। तो नए टीआरएनए कहाँ आते जाएंगे, ए साइड पे, और ई साइड से ये जो टीआरएनए जो आपको राइबोसोम जो टीआरएनए आपको एमिनो एसिड कंटेनिंग नहीं था वो फ्री टीआरएनए कह सकते हैं, या बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसे कहते हैं डी एसिटाइलेटेड। तो डी एसिटाइलेटेड टीआरएनए या फ्री टीआरएनए कहां से बाहर आएगा, ई से। एक और कंसेप्ट याद रखिएगा बच्चे, ई और ए दोनों साथ साथ ब्लॉक नहीं होते। पहले ई से ये टीआरएनए फ्री वाला बाहर आता, फिर नए टीआरएनए कहां आते हैं, इनकमिंग टीआरएनए कहां एक्वायर करता है, ए साइट में। और ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू रहता है, जब तक बीच में आपको ए साइट पर स्टॉप कोडन ना मिल जाए। स्टॉप कोडन मतलब यूए, यूएजी या यूजीए मिल जाए, तब टर्मिनेशन हो जाती है, नहीं तो तब तक एमिनो एसिड आता जाएगा और पेप्टाइड बॉन्ड बना के आपको पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बनाता जाएगा। तो इस कंसेप्ट को या ट्रांसलोकेशन को समझ लिए कि ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है राइबोसोम की मूवमेंट एमआरएनए की सरफेस पे, और कितनी मूवमेंट, वन कोडॉन की, मतलब वन स्टेप मूवमेंट। इससे क्या होता है, पोजीशन ऑफ ई, पी और ए क्या होते हैं, इंटरचेंज। जो ए टीआरएनए है वो पी की जगह आ जाता है, और जो पी के प्लेस पे है वो ई की जगह पर चला जाता है। इससे फ्री क्या हो जाते हैं, ए। अब इनकमिंग टीआरएनए कहाँ आएगा इलॉन्गेशन के लिए, ए पर, और जो फ्री टीआरएनए है वो ई से बाहर जाएगा। ई और पी, ई और ए दोनों साथ साथ ब्लॉक नहीं होते। ई से पहले वो फ्री टीआरएनए बाहर जाता है, फिर नए टीआरएनए आपको एक नई अमीनो एसिड को लेके जैसा यहाँ कोडन होगा उसके अकॉर्डिंग लाके आपको इलॉन्गेशन कंटिन्यू करेगा। और इलॉन्गेशन तब तक कंटिन्यू रहेंगे जब तक क्या ना आ जाए, यहाँ पर ए साइड पे क्या मिले, स्टॉप कोडन। स्टॉप कोडन के लिए कोई टीआरएनए नहीं है, तो वहां पर ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट। तो हमें इनिशिएशन के बाद जो इलॉन्गेशन देख रहे हैं उसमें एक और पॉइंट याद रखना है, कौन सा, ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन में बच्चे क्या याद रखने हैं, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन इज मूवमेंट ऑफ, ट्रांसलोकेशन क्या होगा बच्चे, मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन
mRNA। ये कैसी होती है? इट इज वन स्टेप मूवमेंट। वन स्टेप मूवमेंट कहने का मतलब वन कोडॉन मूवमेंट। ट्रांसलोकेशन चेंजेज पोजीशन ऑफ tRNA on E, P and A site, deacetylated मतलब फ्री tRNA acquire E site and डाइपेप्टाइड मतलब इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ गया है, डाइपेप्टाइड tRNA एक्वायर P साइट, thus A site became empty for incoming tRNA। तो ये tRNA आता जाएगा और एमिनो एसिड को पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ता जाएगा। तो हमें एक और प्रोसेस याद रखनी है इलॉन्गेशन में पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा, कि आपको आफ्टर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सी फेनोमेनन होती है बच्चे? ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? राइबोसोम वन स्टेप मूव करता है एमआरएनए पे, जिससे पोजीशन ऑफ टीआरएनए चेंज होते हैं। पैसा चेंज आएगा, जो टीआरएनए डीएसिटाइलेटेड है मतलब जो फ्री है वो आ जाएगा ई के पोजीशन पे, और जिसके पास डाइपेप्टाइड है मतलब दो एमिनो एसिड कंटेनिंग टीआरएनए है वो आ जाएगा पी पे, और इससे ए साइड क्या हो जाएगी? खाली। और ए साइड के एम्प्टी होने से फिर इनकमिंग टीआरएनए आता जाएगा और पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे। ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू रहेगा? जब तक आपको क्या ना आ जाए? टर्मिनेशन ना हो। तो टर्मिनेशन से पहले हमें इलॉन्गेशन समझ में आ गया। अब इलॉन्गेशन की क्या देखनी है आपको? इलॉन्गेशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर के केवल नाम पूछा जाता है, बस आपको जो है नंबर, बट यहाँ फंक्शन भी पूछे जाएंगे। तो ये ट्रांसलोकेशन और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद अब हमें क्या देखना है? इलॉन्गेशन लाने वाले फैक्टर। कौन सी? इलॉन्गेशन फैक्टर। तो बच्चे आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़े। नहीं, क्या हो गया? फ्लक्चुएट कर रहा है। आगे चलिए, अब जो है ट्रांसलोकेशन समझ आ गया बच्चे आपको। अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे इलॉन्गेशन फैक्टर को देखें कि इलॉन्गेशन फैक्टर क्या क्या होंगे। तो हमने ट्रांसलोकेशन देख ली। इलॉन्गेशन का ही एक सब टाइप है ट्रांसलोकेशन, इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो हम ट्रांसलोकेशन के बाद अब हमें क्या देखना है? इलॉन्गेशन फैक्टर। आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़े। चलिए आप देखें,
अब आपको देखने हैं इलॉन्गेशन में ही इलॉन्गेशन फैक्टर। इलॉन्गेशन में क्या पूछा जाता है बच्चे? इलॉन्गेशन फैक्टर। कभी भी जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इनिशिएशन में आपको जो है, हम अभी तो ट्रांसलेशन के बाद भी जिन रेगुलेशन तक बच्चे, ट्रांसलेशन तो आज ही समाप्त हो जाएगा, हाँ, जिन रेगुलेशन तक आपसे पूछा जाएगा क्या? इलॉन्गेशन फैक्टर। तो इलॉन्गेशन फैक्टर आपको कैसे याद रखना है? इलॉन्गेशन फैक्टर एग्जाम में सबसे अधिक पूछे जाते हैं। तो ट्रांसलेशन के फैक्टर के नेम और इलॉन्गेशन फैक्टर के फंक्शन भी पूछे जाती है एग्जाम में, तो ये आप याद रखेंगे ऐसे। इलॉन्गेशन फैक्टर प्रोकैरियोट्स में बच्चे कितने थे? प्रोकैरियोट्स में 3। यूकैरियोट्स में बच्चे कितने हैं? 3। और इनके नेम से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए एग्जाम के लिए ये नेम भी याद रखिएगा और फंक्शन भी। यहां फंक्शन लिख दें, समझिएगा बच्चे। इलॉन्गेशन फैक्टर टीयू पूछा जाएगा। इलॉन्गेशन फैक्टर टीयू कहां यूज होंगे? तो ऑप्शन में सर्च कीजिएगा इलॉन्गेशन इन प्रोकैरियोट्स। टीयू कहने का मतलब बच्चे क्या होता है? टेम्परेचर अनस्टेबल। टेम्परेचर अनस्टेबल। फिर एक इलॉन्गेशन फैक्टर होते हैं EFTS। TS स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर स्टेबल। टेम्परेचर स्टेबल। और एक आता है बच्चे इलॉन्गेशन फैक्टर G। इलॉन्गेशन फैक्टर G। G मतलब GTPH एक्टिविटी, मतलब GTP को तोड़ेगा। GTPH। प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप के इलॉन्गेशन फैक्टर हैं और इनका नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, TU, TS और G। एग्जाम में आएगा फॉर प्रोकैरियोटिक इलॉन्गेशन विच इलॉन्गेशन फैक्टर यूज, तो ऑप्शन में मिलेगा TU, TS और G। यूकैरियोट्स में इसके नेम याद रखना है बच्चे। स्मॉल e मतलब यूकैरियोट्स, इलॉन्गेशन फैक्टर 1 अल्फा। यूकैरियोटिक, इसमें भी 3 है। स्मॉल e यूकैरियोटिक इलॉन्गेशन फैक्टर 1 बीटा। और थर्ड होगा बच्चे यूकैरियोटिक इलॉन्गेशन फैक्टर 2। फंक्शन याद रखना बहुत आसान है। देखिए एग्जाम में क्या आएगा? TU और 1 अल्फा दोनों की फंक्शन सेम। क्या होगा? tRNA क्या लाता है? tRNA को कहां लाता है? A साइड पे। ब्रिंग्स tRNA एट A साइट। सबसे पहले tRNA जो A साइट पे आए थे वो कौन लाता है? तो इलॉन्गेशन फैक्टर TU इन प्रोकैरियोट्स। और इलॉन्गेशन फैक्टर काम है, आपने देखा था इनिशिएशन के बाद इलॉन्गेशन किससे होती है? आपको tRNA को A साइट पे लाने में। और tRNA क्या कंटेनिंग है? एमिनो एसिड। तो उस एमिनो एसिड कंटेनिंग tRNA को या चार्ज tRNA को कहां लाना है? A साइट पे। इसे लाने की क्रेडिट किसे मिलेगा? तो आप ऑप्शन में टिक करेंगे इलॉन्गेशन फैक्टर TU को या यूकैरियोटिक इलॉन्गेशन फैक्टर 1 अल्फा को। दूसरा, इसे जब ये ले आएगा तो इसकी फंक्शन हो गई, इसको हटाएगा कौन? तो हटाने वाला एंजाइम होगा TS और यहां 1 अल्फा। ये क्या करता है? रिमूव इलॉन्गेशन फैक्टर TU। TU को कौन हटाएगा? TS। और 1 अल्फा को कौन हटाएगा? तो आपको इलॉन्गेशन फैक्टर 1 बीटा। इलॉन्गेशन फैक्टर 1 अल्फा। लास्ट इलॉन्गेशन फैक्टर G किसमें हेल्प करेगा? दोनों का काम। या इलॉन्गेशन यूकैरियोटिक इलॉन्गेशन फैक्टर ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन आपने अभी देख लिया, मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन
आपको जो है mRNA। तो एग्जाम में फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है, विच इलॉन्गेशन फैक्टर नीडेड फॉर ट्रांसलोकेशन, तो ऑप्शन में मिलेगा इलॉन्गेशन फैक्टर G फॉर प्रोकैरियोट्स। ये 2 और 3 टाइम्स पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि इलॉन्गेशन फैक्टर जो है वो आपको G क्या लाता है, ट्रांसलोकेशन, और वही काम यूकैरियोट्स में कौन करेगा, यूकैरियोटिक इलॉन्गेशन फैक्टर 2। तो हमें क्या याद रखना है, इलॉन्गेशन आपको जो है वो इलॉन्गेशन फैक्टर से आते हैं, और प्रोकैरियोट्स में भी इसके नंबर 3 और यूकैरियोट्स में भी 3। प्रोकैरियोट्स में कौन है, इलॉन्गेशन फैक्टर TU टेम्परेचर अनस्टेबल, इलॉन्गेशन फैक्टर TS टेम्परेचर स्टेबल, और इलॉन्गेशन फैक्टर G। एग्जाम में आएगा GTPase एक्टिविटी होने के कारण हम क्या कहते हैं, G। पूछा जाएगा इनकमिंग tRNA को सबसे पहले इलॉन्गेशन कौन लाता है, TU। यूकैरियोट्स में ऐसा कौन करता है, आपको यूकैरियोटिक इलॉन्गेशन फैक्टर 1 अल्फा। जब इसकी फंक्शन हो जाएगी तो उसको रिमूव करने का काम, मतलब TU को हटाना है, 1 अल्फा को हटाने का काम कौन करेगा, सेकेंड वाला। वहां ये काम TS करेगा, यहाँ ये काम आपको यूकैरियोटिक इलॉन्गेशन फैक्टर 1 बीटा। और ट्रांसलोकेशन एक्टिविटी कौन करता है, इलॉन्गेशन फैक्टर G या यूकैरियोटिक इलॉन्गेशन फैक्टर आपको जो है सेकेंड। अब हमारे पास थर्ड स्टेप क्या होगी, टर्मिनेशन। तो जो लास्ट स्टेप होंगे किसके, ट्रांसलेशन के। तो ट्रांसलेशन की हमने इनिशिएशन देख ली और इलॉन्गेशन देख ली। उससे पहले आपने देखा था एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड या चार्जिंग ऑफ tRNA। अब इसके स्क्रीनशॉट लें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इलॉन्गेशन फैक्टर याद होना चाहिए। इनिशिएशन फैक्टर के केवल नाम से ही क्वेश्चन आते हैं, नंबर वहां 3 और 9। यहाँ फंक्शन भी पूछे जाते हैं कि कौन रिक्रूट करता है tRNA को पहले इस साइड पे, कौन ट्रांसलोकेशन में इन्वॉल्व होता है। क्लियर, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले फिर आगे बढ़े। क्लियर, ले टीएस बच्चे, टीएस का वही फंक्शन है बच्चे। टीएस का काम क्या है, जब आपको जो है लोड कर देगा क्या tRNA को, तो टीएस उसको रिमूव करेगा और उसके आपको, तो यही लिखे हमने कि क्या करेगा, टीएस का काम है रिमूव TU, और यूकैरियोटिक इलॉन्गेशन फैक्टर 1 बीटा का काम है इसको हटाना। क्लियर बच्चे, संचित समझ में आ गया। TU रिक्रूट करता है tRNA को और उसको हटाने का काम जब रिक्रूटमेंट हो जाएगी वो कौन करेगा, टेम्परेचर स्टेबल TS। क्लियर, अब लास्ट स्टेप देखें, उसका नाम है टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन या टर्मिनेशन। अब TS का फंक्शन, TU का फंक्शन और G का फंक्शन आपने देख ली। अब लास्ट स्टेप देखे जो 5th स्टेप है, टर्मिनेशन, या इसे चेन टर्मिनेशन भी कहते हैं। अब क्या होगा बच्चे, ध्यान से समझेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा और राइबोसोम mRNA की सरफेस पे बढ़ते जाएंगे ऐसे। इसके पास था बच्चे क्या, E, इसके पास था P, इसके पास था A। अब आपको पेप्टाइड बॉन्ड यहां जुड़ते जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड एसोसिएट करते जाइए। यहां से फ्री tRNA बाहर जाता जाएगा और यहाँ पे नए tRNA आते जाएंगे। लेकिन जैसे ही क्या होगा बच्चे, जैसे ही यहाँ पे क्या मिल जाएगा, टर्मिनेशन कोडॉन UAG और UGA, तो आपके पास क्या होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस रुक जाएंगे। तो एग्जाम में आएगा टर्मिनेशन कब होता है, जब एक ही पोजीशन पे क्या आ जाए, स्टॉप कोडॉन मिल जाए।
एमआरएनए पे मान लीजिए यहाँ आ गया, सपोज कीजिए यूए आ गया। अब यूए कौन सी कोडन है बच्चे? स्टॉप कोडन। इसके लिए स्पेसिफाई क्या नहीं है? कोई टीआरएनए नहीं है। तो क्या होगा, तब आपके पास रिलीज फैक्टर एक्टिव होगा, और रिलीज फैक्टर क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल लोड कर देता है, और वाटर मॉलिक्यूल लोड करके पॉलीपेप्टाइड को क्या करेगा? हाइड्रोलाइज करके हटा देगा। जैसे ही प्रोटीन बनना आपको जो है हट गए या प्रोटीन बनना रुक गया, तो राइबोसोम भी क्या हो जाएगा? डिसोसिएट। मतलब सारे जो कंपोनेंट्स टीआरएनए बना की हेल्प से, आरआरएनए या आपको जो है एमआरएनए, सब जो प्रोटीन बना रहे थे वो बनना रुक जाएगा। तो हमें क्या याद रखना है कि टर्मिनेशन कब होगी? जब ए साइट पे क्या आ जाए? स्टॉप कोडन आ जाए, यूए, यूएजी और यूजीए। इसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा? रिलीज फैक्टर। रिलीज फैक्टर क्या लाता है? टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन लाने के लिए वो क्या लोड करता है? वाटर मॉलिक्यूल, और हाइड्रोलाइज करके पॉलीपेप्टाइड हटा देगा। पॉलीपेप्टाइड का बनना हटने के बाद क्या हो जाएंगे? राइबोसोम सेपरेट हो जाएगा, राइबोसोम के सब यूनिट भी क्या हो जाएंगे? सेपरेट, और प्रोटीन की सिंथेसिस रुक जाएगी। एग्जाम में आएगा प्रोकैरियोट्स में इस फंक्शन के लिए कितने रिलीज फैक्टर चाहिए? 2। रिलीज फैक्टर 1, रिलीज फैक्टर 2। और यूकैरियोट्स में रिलीज फैक्टर कितने चाहिए? 1। अब पूछा जाता है कौन से रिलीज फैक्टर क्या रिकॉग्नाइज करता है? तो रिलीज फैक्टर 1 जो प्रोकैरियोट्स के होते हैं वो रिकॉग्नाइज करता है यूए और यूएजी को, और रिलीज फैक्टर 2 किसको रिकॉग्नाइज करता है? वो रिकॉग्नाइज करता है यूए, यूए दोनों में कॉमन है, और यूजीए। यूकैरियोट्स में सिंगल रिलीज फैक्टर है तो वही तीनों को रिकॉग्नाइज करेगा, यूए भी, यूएजी भी और यूजीए भी। तो हमें क्या याद रखना है? टर्मिनेशन तब तक नहीं होगी जब तक ए साइट पे क्या ना आ जाए? स्टॉप कोडन ना आ जाए। स्टॉप कोडन के लिए कोई टीआरएनए स्पेसिफाई नहीं है, तभी तो उसे हम नॉनसेंस कोडन कहते थे या स्टॉप कोडन। और ये रिलीज फैक्टर को एक्टिव कर देगा किसके लिए? पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस रोकने के लिए। तो हमें क्या लिखना है? कब टर्मिनेशन होगी? जब स्टॉप कोडन मिल जाए। कहां? आपको एक ही पोजीशन पे। तो हमें क्या लिखना है? टर्मिनेशन, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन results when stop codon, स्टॉप कोडन बच्चे कितने थे? 3, यूए, यूएजी और यूजीए comes at position of एस। तो एक ही पोजीशन पे अगर आ गया यूए, यूएजी और यूजीए, तो क्या किसकी एक्टिविटी होगी? रिलीज फैक्टर became active as no tRNA specify for स्टॉप कोडन। इन स्टॉप कोडन के लिए कोई टीआरएनए अवेलेबल है नहीं, तो रिलीज फैक्टर आ जाएगा। रिलीज फैक्टर क्या करता है? रिलीज फैक्टर लोडेड, क्या लोड करता है? वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल लोड करके क्या लाएगा? ब्रिंग्स हाइड्रोलिसिस, ब्रिंग्स हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस लाएगा। हाइड्रोलिसिस लाने से क्या होगा? टू रिमूव, क्या रिमूव कर देगा? पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड का बनना रुक जाता है कब? जब रिलीज फैक्टर वाटर मॉलिक्यूल लोड कर देता है। दूसरा फंक्शन, यहां क्या हो जाते हैं? टर्मिनेशन के समय राइबोसोमल सब यूनिट, राइबोसोमल सब यूनिट गेट डिसोसिएट। वहां एसोसिएट हो गया था, अब फिर से डिसोसिएट हो जाएगा। तो डिसोसिएट हो जाएगा राइबोसोम के सब यूनिट, तो हमारे पास क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन रुक जाएगी। मतलब जिस मशीनरी से आप प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे थे वो उसी को रिलीज फैक्टर हटा देता है, राइबोसोम को सेपरेट कर देगा। अब राइबोसोम को सेपरेट कर दिया और हाइड्रोलिसिस के बाद पॉलीपेप्टाइड को वहां से रिमूव कर देगा। तो जितने अमीनो एसिड जुड़े वहीं पर आपको पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस रुक जाएगी। तो में आएगा
मानते हैं कि टर्मिनेशन हो गया जब एक पोजीशन पे क्या मिल जाए, आपको एक ही पोजीशन पे आ जाए यूए, यूए और यूजीए। इसके हमारे पास जो है वो इस समय में टीआरएनए कोई है नहीं, स्टॉप कोडन के लिए कोई टीआरएनए स्पेसिफाई नहीं है, तो हमारे पास उस समय किसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, रिलीज फैक्टर की। और रिलीज फैक्टर क्या करेगा, रिलीज फैक्टर वाटर मॉलिक्यूल लोड कर देगा कहाँ, उस आपको जो है एक ही पोजीशन पे जहां स्टॉप कोडन है, और उससे राइबोसोम डिसोसिएट हो जाएंगे और पॉलीपेप्टाइड हाइड्रोलाइज हो जाएगा। हाइड्रोलाइज होने के बाद प्रोटीन की सिंथेसिस रुक जाएगी। अब रिलीज फैक्टर प्रोकैरियोट्स में कितने हैं, 2, और यूकैरियोट्स में है 1। तो ये पूछा जाता है कि कौन से रिलीज फैक्टर कौन से आपको जो है स्टॉप कोडन को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो वो देखने से पहले ये 2 स्टेप समझ गया कि टर्मिनेशन के लिए क्या होगा, ए साइड पे मिलेगा स्टॉप कोडन, और स्टॉप कोडन को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, रिलीज फैक्टर। रिलीज फैक्टर वाटर मॉलिक्यूल लोड करके पॉलीपेप्टाइड बनने को रोक देता है, कौन से फेनोमेनन से, हाइड्रोलिसिस से। हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस मतलब स्प्लिटिंग इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। और हाइड्रोलिसिस के बाद जब पॉलीपेप्टाइड के सिंथेसिस रुकेंगे तो वो कैसे रुकता है, क्योंकि वो राइबोसोम के यूनिट को भी क्या कर देता है, रिलीज फैक्टर राइबोसोम के सब यूनिट को सेपरेट कर देता है। अब पूछा जाएगा कौन से रिलीज फैक्टर प्रोकैरियोट्स में कौन से स्पेसिफिक कोडॉन को, स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज करेंगे, उस पे क्वेश्चन आता है। तो वो देखने से पहले ये आपको जो है समझ में आ गया कि ट्रांसलेशन टर्मिनेट कब करेंगे। अब इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम रिलीज फैक्टर के बारे में आपको समराइज बताएं। चलिए अब नेक्स्ट देखें। चलिए बच्चे ध्यान से समझिए, रिलीज फैक्टर क्या करता है। रिलीज फैक्टर रिलीज फैक्टर 2 टाइप के मिलेंगे प्रोकैरियोट्स में, और 1 टाइप के मिलते हैं यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में इसे बच्चे कहते हैं रिलीज फैक्टर 1 और रिलीज फैक्टर 2। इसका फंक्शन याद रखिएगा, रिकॉग्नाइज, किसको रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज यूएए, यूए दोनों में कॉमन है, एंड यूएजी। रिलीज फैक्टर 2 क्या रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज यूए, यूए दोनों में कॉमन है, और यूजीए। यही एग्जाम का क्वेश्चन होता है कि रिलीज फैक्टर आपके पास 2 ही है, तो पहले वाला जो है RF1 वो कौन से आपको जो है वो स्टॉप कोडन को रिकॉग्नाइज करेगा। तो एग्जाम के लिए याद रखना भी आसान है, यूए दोनों में कॉमन है, एक करता है यूएजी और दूसरा क्या करेगा, यूजीए। यूजीए और यूए कौन रिकॉग्नाइज करता है, रिलीज फैक्टर 2, और यूए के साथ यूएजी को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, रिलीज फैक्टर 1। अब पूछा जाएगा इसके पास सिंगल ही है, यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर 1 या यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर मानिए, इसका काम क्या होता है, रिकॉग्नाइज ऑल 3, सभी को यही रिकॉग्नाइज करेगा, ऑल 3 स्टॉप कोडन। कौन कौन से 3 हैं, यूए को भी यही रिकॉग्नाइज करके देगा, यूएजी को भी यही, एंड यूजीए को भी यही। तो ट्रांसलेशन में ये 5 स्टेप एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर एक और क्वेश्चन बच्चे एग्जाम में आता है
उसका नाम होता है आपको जो है यूटीआर। एनसीईआरटी ने भी इंक्लूड किया है, ध्यान से इसके बारे में भी एक समराइज फॉर्म में देख ले, इससे भी जब क्वेश्चन आएगा तो आप क्या पूछा जाएगा, यूटीआर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। यूटीआर क्या नाम होता है इसका, अनट्रांसलेटेड रीजन। अब आप प्रोटीन सिंथेसिस समझ गए तो एमआरएनए पर प्रेजेंट ये यूटीआर आसानी से समझ सकते हैं। यूटीआर की फुल फॉर्म क्या होगी, प्रोकैरियोट्स में यूजीए को ट्रिप्टोफान, वो भी स्टॉप कोडन, प्रोकैरियोट्स में क्या बोले यूजीए को, वो बच्चे वो केवल जो हमने बताया था यूजीए ट्रिप्टोफान करता है, तो वो कंडीशन माइटोकॉन्ड्रिया में थे बच्चे, क्लियर, माइटोकॉन्ड्रिया का था वो बच्चे। हाँ वो उसको हम लोग न्यूक्लियर डीएनए को कंसीडर करके सारे प्रोसेस पढ़ रहे हैं। हाँ अब समझिएगा यूटीआर क्या होता है, उसे हम कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। नाम से ही क्लियर है, एमआरएनए पर प्रेजेंट वह रीजन जिसका यूज ट्रांसलेशन में नहीं होना है। अब 2 मिनट ध्यान से डायग्राम को समझिए तो यूटीआर समझ में आ जाएगा। देखिए प्रोटीन सिंथेसिस हमने देख ली, समझिए 5 प्राइम था और ये थे 3 प्राइम एंड एमआरएनए की, ये आपके पास है बच्चे एमआरएनए, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम में क्या आता है, एमआरएनए बनने पे प्रोटीन सिंथेसिस कहां से शुरू हुई, एयूजी से। आपने देख लिया एयूजी को हम क्या कहते हैं, इनिशिएशन कोडन। कहां समाप्त होता है, स्टॉप कोडन पे, यूए, यूएजी और यूजीए। तो इनिशिएशन कहां से होगा, इनिशिएशन होगा एयूजी से, और टर्मिनेशन कहां हुई प्रोटीन सिंथेसिस की, यूए, यूएजी और यूजीए। तो जो बीच का साइट हुआ उसे हम क्या नाम देते हैं, जिसका यूज हम एमआरएनए का किए, हम किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, उसे कहते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम। क्या नाम कहते हैं इसे, जिसकी प्रोटीन सिंथेसिस में यूज हुई, नाम होता है उसका ओपन रीडिंग फ्रेम। तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है बच्चे, कुछ ऐसे भी तो रीजन थे जो इनिशिएशन कोडॉन से पहले प्रेजेंट था और टर्मिनेशन कोडॉन के बाद प्रेजेंट होगा 3 प्राइम में, उसी को हम क्या कहेंगे, यूटीआर। तो यूटीआर क्या होगी, 5 प्राइम में आपको इनिशिएशन कोडॉन से पहले और 3 प्राइम एंड में टर्मिनेशन कोडॉन के बाद जो रीजन होते हैं जिसका ट्रांसलेशन में यूज नहीं होता बट एफिशिएंट ट्रांसलेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, क्या कहलाते हैं, यूटीआर। तो यहाँ पे ये जो बच्चे इनिशिएशन कोडॉन से पहले वाला रीजन है क्या कहलाएगा, यूटीआर। टर्मिनेशन कोडॉन के बाद वाला रीजन है यूटीआर। तो सबको समझ में आ गया, एयूजी से ट्रांसलेशन शुरू हुई मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, और टर्मिनेट कहाँ हुआ बच्चे, आपको स्टॉप कोडॉन के पास। तो उस फ्रेम को जिसका यूज हमने एमआरएनए का, वह फ्रेम या वह आपको कंपोनेंट जो यूज किया किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, कहते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम। और एयूजी से पहले 5 प्राइम एंड पे और आपको स्टॉप कोडॉन के बाद 3 प्राइम एंड पे जो साइट होगी या वैसा रीजन जिसका ट्रांसलेशन में तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई बट कहां यूटिलाइज होता है, एफिशिएंट ट्रांसलेशन के लिए, क्या कहलाता है, अनट्रांसलेटेड रीजन या यूटीआर। जैसे याद कीजिए हमने पीछे एक सीक्वेंस बताई थी बच्चे, कोजेक सीक्वेंस या साइन डेल्गेट सीक्वेंस। ये अगर नहीं होता तो राइबोसोम कंबाइंड ही नहीं होता, और राइबोसोम कंबाइंड नहीं होता तो आपको प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट ही नहीं होती। तो कोजेक सीक्वेंस और एसडी सीक्वेंस किसका पार्ट है बच्चे, एसटीआर का, आपको यूटीआर का, मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन। क्योंकि वो नहीं होता तो राइबोसोम सही रूप से सब यूनिट राइबोसोम के बाइंड नहीं होते और ट्रांसलेशन आपका स्टार्ट नहीं होता। तो एफिशिएंट ट्रांसलेशन जो है यूज होता है यूटीआर, बट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है किसमें, ट्रांसलेशन में। क्योंकि ट्रांसलेशन कहां से शुरू था बच्चे, एयूजी से, टर्मिनेट कहां करता है, स्टॉप कोडन पे। तो इससे पहले जो रीजन है उसको हम कहते हैं यूटीआर। तो यूटीआर को क्या लिख सकते हैं, रीजन प्रेजेंट ऑन एमआरएनए बिफोर इनिशिएशन कोडॉन at 5 prime end and after stop codon।
at 3' end doesn't direct participate in translation but needed for efficient translation. एफिशिएंट ट्रांसलेशन के लिए ये चाहिए होता है, बट ट्रांसलेशन में इसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो इस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं? यूटीआर. तो एफिशिएंट ट्रांसलेशन तभी संभव हो पाएगा बच्चे जब एमआरएनए पे वो रीजन होगी जिसका नाम होगा यूटीआर. तो एग्जाम में आपसे यूटीआर पूछा जाएगा. यूटीआर बच्चे क्लियर हो गए? अनट्रांसलेटेड रीजन, वैसी रीजन जिसका डायरेक्ट तो इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है ट्रांसलेशन में, लेकिन ये एफिशिएंट ट्रांसलेशन के लिए चाहिए होता है. अगर ये ना हो तो ट्रांसलेशन आपको करेक्ट प्लेस से नहीं शुरू होंगे. जैसे एग्जाम में पिछली क्लास में हमने बताया था बच्चे, याद कीजिए, हमने बताया था इनिशिएशन कोडॉन से 3 to 10 बेस पेयर पहले अप स्ट्रीम पोजीशन पे एक सीक्वेंस होती है, उसका नाम होता है एसडी सीक्वेंस इन प्रोकैरियोट्स, साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस. कभी कभी एग्जाम में आता है कि प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम की सब यूनिट कौन से सीक्वेंस से कंबाइंड होती है? एसडी सीक्वेंस. उसमें हमने बेस सीक्वेंस बच्चे देखे थे एजीजी यू, मतलब 7 बेस पेयर की. उसी तरह की एक सीक्वेंस हमने यूकैरियोट्स में भी देखा था, नाम क्या था उसका? कोजेक. वहां सीक्वेंस देखे थे बच्चे एसीसी एयूजी, आपको जी. तो ये भी 7 बेस पेयर का सीक्वेंस किसके लिए रिक्वायर्ड है? ट्रांसलेशन को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए. अगर ये ना हो तो सही लेंथ का आपको क्या नहीं बनेगा? पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन नहीं बनेगा. तो यूटीआर समझ में आ गया. अब हमें 2 क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली देते हैं जो मेडिकल एग्जाम में पूछा जाता है. आप ट्रांसलेशन के सभी स्टेप, अब 2 क्वेश्चन और कर ले, फिर ट्रांसलेशन से जो क्वेश्चन आएंगे बन जाएंगे. अब इसके स्क्रीनशॉट लें, फिर हम देखें ट्रांसलेशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन दे जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है. चलिए बच्चे, अब आंसर बताइए. हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, सिंपल क्वेश्चन, उसका आंसर सोच के बताना है, सही सही बनाइएगा. टू क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली ट्रांसलेशन की हम दे रहे हैं आपको, हमें बना के बताइए. इफ पॉलीपेप्टाइड इज ऑफ डेकापेप्टाइड नेचर. आपकी कन्वीनियंस के लिए बच्चे हम बता दे रहे हैं कि डेकापेप्टाइड कहने का मतलब 10 एमिनो एसिड हो. If polypeptide is of decapeptide nature, बहुत आसान क्वेश्चन है. If polypeptide is of decapeptide nature and molecular weight of 1 amino acid is 110 Dalton, find molecular weight of प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड. क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चे? प्रोटीन बनानी है जिसमें 10 एमिनो एसिड का प्रोटीन है, 1 एमिनो एसिड की मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, तो पॉलीपेप्टाइड की मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? क्या होगा बच्चे आंसर? क्वेश्चन समझ में आ गया? जल्दी से आंसर लिखिए आप. If a polypeptide is of decapeptide nature and molecular weight of 1 amino acid is 110 Dalton, molecular weight of polypeptide क्या होगा बच्चे? बताइए तो आंसर. 938. और बताइए.
बच्चे आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। अभी तो एक का ही आंसर आया संचित का 938। दीपक आपका भी आंसर है 938। बच्चे एकदम आसान क्वेश्चन है ये। क्या करना है समझिए, बस सिंपल करना था। हाँ देखिए क्या करना है, 10 आपके पास क्या है एमिनो एसिड, और 10 एमिनो एसिड में 10 की मॉलिक्यूलर वेट क्या होगी, 1 की मॉलिक्यूलर वेट है 110 डाल्टन। 1 डाल्टन होता है बच्चे मॉलिक्यूलर डाल्टन। हम मॉलिक्यूलर वेट जब डिटरमाइन करते हैं 1 डाल्टन होता है प्रोटॉन के मास के इक्वल। तो आप प्रोटॉन का मास केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वही मॉलिक्यूलर वेट हम बायो में किस में मेजर करते हैं, डाल्टन में। डाल्टन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन को पहले से पता है। तो 10 डाल्टन हो गया। फिर 9 आपके पास क्या है, अगर 10 एमिनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड है तो 9 क्या बनेंगे बच्चे, पेप्टाइड बॉन्ड। और 9 पेप्टाइड बॉन्ड बनने में 1 पेप्टाइड बॉन्ड में 1 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। और वाटर मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर वेट कितने होते हैं, 18 डाल्टन। तो क्या होगा आंसर बच्चे, 9 into 18, इतने वाटर मॉलिक्यूल हट जाएंगे, इतने मॉलिक्यूलर वेट आपको सब्सट्रेट। समझ आ गया? जैसे 10 एमिनो एसिड का है तो 10 एमिनो एसिड में पेप्टाइड कितने बनेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे बच्चे 9। और इस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन क्या करता है, आपको सिंगल वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करता है। तो 10 एमिनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड है तो 9 पेप्टाइड बॉन्ड, और 9 पेप्टाइड मतलब 9 वाटर मॉलिक्यूल हटे। तो टोटल में से क्या सब्सट्रेट कर लेने, 9। तो क्या आ जाएगा बच्चे आंसर, 1100 माइनस, आपको ये कितने हो जाएंगे, 162। क्लियर, समझ आ गया सबको? क्लियर, तो सबको समझ में आ गया क्वेश्चन। आंसर कैसे निकालना है, जितने मॉलिक्यूलर वेट दिया हो उसमें से आपको 10 को मल्टीप्लाई कर देना है, और टोटल में से सब्सट्रेट कर देना है क्या, 1 लेस आपको जो है वो पॉलीपेप्टाइड में से आपको जो है पेप्टाइड बॉन्ड, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो 9 आपको कर देना। तो क्लियर बच्चे, समझ में आ गया ऐसे क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन एक और देख लीजिए जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन सबसे बन जाएंगे। अब जितना का दिया होगा आप उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जैसे मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ बस यही चीज ध्यान रखना होता है कि टोटल जो प्रोटीन है उसमें से आपको 10 एमिनो एसिड का प्रोटीन है तो 9 पॉलीपेप्टाइड, और ईच पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन रिजल्ट्स रिमूवल ऑफ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल। तो 9 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे जब 9 पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। उसी कंसेप्ट को आपको यूज करना है। नेक्स्ट, अब समझिए, एक और क्वेश्चन देख। ये आंसर सही था संचित का, सही था दीपक का। बच्चे कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन बहुत आसान रहता है। हाँ नेक्स्ट बताइएगा, फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ, ये भी क्वेश्चन आता है काफी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ सिंगल एमिनो एसिड फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। हाउ मेनी एटीपी एंड जीटीपी रिक्वायर्ड, ये भी काफी पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन बैंक में, आप देखे होंगे इस क्वेश्चन को। हाँ, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अगर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए सिंगल एमिनो एसिड को लानी है तो कितने आपको एटीपी और कितने जीटीपी रिक्वायर्ड होंगे। हाउ मेनी एटीपी एंड हाउ मेनी जीटीपी रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, आपको फॉर ब्रिंगिंग सिंगल एमिनो एसिड फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ईच एमिनो एसिड के इनकॉर्पोरेशन के लिए कितने एटीपी और कितने जीटीपी, अगर ये पता हो तो इसी पर क्वेश्चन बना देगा। 25 एमिनो एसिड तो आपको 25 को उसी जीटीपी और एटीपी से मल्टीप्लाई कर लिया। संचित थोड़ा सा बच्चा रिवर्स हो गया, एटीपी 1 जीटीपी 2, आपने सही ट्राई किया बच्चे, लेकिन एटीपी 2 नहीं। याद रखिएगा, फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ईच एमिनो एसिड वी नीड्स 1 एटीपी
and 2 GTP। तो इसमें क्या होगा, अब क्वेश्चन में आएगा क्या, क्वेश्चन में आएगा कि 25 एमिनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए लानी है, तो जीटीपी कितने, तो 50, एटीपी कितने रिक्वायर्ड, तो आप 25। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते। ये कंडीशन बच्चे आपको पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए, 1 एटीपी चाहिए, और जब उसे इनकॉर्पोरेट करते हैं तो लाता कौन है, उसे लाता है आपको, जैसे प्रोकैरियोट्स में लाया आपको कौन, टीयू, और टीयू जब उसे लाता है बच्चे तो 1 जीटीपी खर्च होती है, और जब टीएस उसको हटाता है उस इलॉन्गेशन फैक्टर को, तो 1 जीटीपी उस समय खर्च होगी, और पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के समय 1 आपको एटीपी रिक्वायर्ड होगी। तो टोटल कितने हो गए, 1 एटीपी और 2 जीटीपी के एक्सपेंड। तो हमें याद रखना है बच्चे कि आपको पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए हमें कितने जीटीपी चाहिए, 2, और आपको एटीपी कितने चाहिए, 1। जीटीपी कहाँ चाहिए होगा, तो जीटीपी चाहिए होगा जब टीयू रिक्रूट करेगा किसे, टीआरएनए को, और फिर आपके पास टीएस जब उसे हटाएगा तब। चल याद रखना है, फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ सिंगल एमिनो एसिड वी नीड्स 1 एटीपी और 2 जीटीपी। समझ में आ गया बच्चे, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो प्रोटीन सिंथेसिस से अगर इतनी बातें आपको याद है तो प्रोटीन सिंथेसिस के क्वेश्चन बन जाएंगे। यहां तक और कोई प्रॉब्लम तो बोलिए। हमने प्रोटीन सिंथेसिस देख ली, अब अगली क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे, आपको जो है जीन रेगुलेशन। अब हमारे पास 2 ही टॉपिक इसमें बच गए, एक जीन रेगुलेशन और एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो अब अगली क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे, जीन रेगुलेशन, जिसमें आप लैक ऑपरेंट पढ़ते हैं या ट्रिप्टोफैन। क्लियर हो गया बच्चे ये कंसेप्ट, क्या हाउ मेनी एटीपी और जीटीपी रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ, फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ सिंगल एमिनो एसिड फॉर पेप्टाइड फॉर्मेशन। तो आप आंसर याद रखेंगे 1 एटीपी और 2 जीटीपी। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन दे दे 25 एमिनो एसिड, तो उसी के रेस्पेक्टिव मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो ऐसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको जो है 5 स्टेप याद रखना है। एक तो याद रखना है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, फिर चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, फिर चेन इनिशिएशन, चेन इलॉन्गेशन और चेन टर्मिनेशन। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो बोलिए। क्लियर, चलिए यहां तक और कोई प्रॉब्लम, चलिए थैंक यू सो मच बच्चे। चलिए अब जीन रेगुलेशन से अगली क्लास में।